क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 3 जुलाई करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए, टॉपिक्स और मेंस और जो आपका प्रीलिम्स है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स अभी आ गया है। इंडिया ने काफ़ी अच्छी इसमें रैंकिंग पाई है, इसलिए न्यूज़ में है। और आपको पहले बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ रैंकिंग और किसने पब्लिश किया वो नहीं, उस रैंकिंग के क्या क्या जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी पढ़ना जरूरी हो गया है, ठीक। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग वाले बिजनेस वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था। इसी के साथ साथ जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड द लॉ इन इंडिया, ठीक, ये इसके बारे में जानेंगे पूरी जो है डिटेल से। अगला टॉपिक है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि किससे संबंधित है? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं समझ में आ रहा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, अभी जानेंगे पूरा इसको डिटेल में। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है अभी, और ये जो है काफी टाइम बाद फेस टू फेस हुई है, आमने सामने हुई है। अब वर्चुअल वाला जो है ये नहीं हुई काफी टाइम बाद, तो काफी अच्छी बात है ये। और अगला एक नई जो है रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो एजुकेशन से संबंधित जो है यूडीसे प्लस करके ये है रिपोर्ट, इसके बारे में पूरा जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 85648805309696060608 पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अभी आया है। किसने रिलीज किया है इसको? आपका इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज किया है आपके इस सूचकांक को, और ये एक यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है, ठीक, एजेंसी है। और यहाँ पर जो है ये भारत के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफ़ी जो काम किया गया उसको एक तरीके से जो एफर्मेशन किया गया, हाँ भैया बहुत अच्छा काम किया, और अच्छी रैंकिंग आई है। 10वें नंबर पे पहुंच गया है भारत, ठीक, 10वें नंबर पे, काफ़ी अच्छा है, टॉप 10 में एंट्री हो चुकी है। और भारत के जो डिजिटल इंडिया वाला जो मिशन चालू है उसकी 6ठी एनिवर्सरी से पहले ये वाली रिपोर्ट आई है, जो कि बहुत अच्छा जो है उसका रिकॉग्निशन है। डिजिटल इंडिया, हम डिजिटल चीज़ों को कर भी रहे हैं लोगों को, और डिजिटली लोगों को बचा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है साइबर सिक्योरिटी पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक। 1 जुलाई को जो है डिजिटल इंडिया का चालू हुआ था, कौन से साल में हुआ था? अब 6ठी एनिवर्सरी है, जोड़ के बताइए, सीसैट का सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, भारत ने क्या है कि 37 प्लेसेस यानी 37 प्लेसेस मूव हुआ है अपवर्ड्स, ठीक। तो और उसके बाद 10वें स्थान पे आ गया है पूरी दुनिया में। ये जो है आपका इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने जो अली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स निकाला 2020 का, ठीक। इसमें यूएस ने भैया टॉप किया है, दूसरे नंबर पे यूके और सऊदी अरेबिया दोनों ही थे, तीसरे नंबर पे एस्टोनिया था, ठीक। एस्टोनिया, लातविया और जो है लिथुआनिया, ये आपके बाल्टिक कंट्रीज बोले जाते हैं। और जो है इंडिया एशिया पैसिफिक में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे था। ओवरऑल कितने नंबर पे था? 10वें नंबर पे, ठीक। और इसका उपरोक्त रैंकिंग का आंकलन कैसे किया जाता है, अब ये चीज समझने वाली है। इसमें देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब था, वर्ल्ड बैंक इसको करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला, यानी कि व्यापार करने की सुगमता, ठीक, आसानी से होता है। तो उसमें रैंक इंडिया की काफ़ी अच्छी हुई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 67 थी, और वर्ल्ड बैंक इसको वो करता है। लेकिन उसने क्या पूछा कि 10 जो इंडिकेटर होते हैं जिन पे रैंकिंग बनाई जाती है, उनमें से किस किस रैंकिंग में, मतलब किस किस इंडिकेटर में इंडिया ने अच्छा किया था। तो इसलिए यहाँ पर भी 5 पैरामीटर हैं, और वो कौन कौन से हैं? लीगल, कैसा लॉ वॉ का इंतजाम कैसा किया है भारत में, ठीक, तकनीकी तौर पे इंतजाम कैसा है, साइबर सुरक्षा कई सारे निकाले गए हैं, भारत के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। संगठनात्मक कैसा, ऑर्गेनाइजेशनल देखा जाए तो कैपेसिटी डेवलपमेंट की कैसी है, कि ऐसा तो नहीं बढ़ा दिया डिजिटल इंडिया पूरे देश में और जो है कर पा रहे हैं सिर्फ 10% लोगों का। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट भी अच्छा, मतलब इसको जो देखा जाता है पैरामीटर पे। और आपका सहयोग, ठीक, कोऑपरेशन। तो भारत ने 5 में ही बहुत अच्छा किया है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। वहां पे ये पूछ लेगा कि उसमें से 2 में किया, 3 में किया, नहीं नहीं, 5 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया ने। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनाते हैं, ऑनलाइन सर्वे किया जाता है, और उसके साथ में जो है फिर कंसल्टेशन करते हुए इन 5 उस पे जो है निकाली जाती है ओवरऑल रैंकिंग। अब इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें काफ़ी अच्छी सब्सटेंशियल ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा इंडिया ने जो है परफॉर्मेंस दी है अपनी साइबर सिक्योरिटी के सभी पैरामीटर्स पे, ठीक। और भारत का स्कोर जो है 97, 97.5 रहा 100 में से।
और 10th पोजीशन रही दुनिया में। और इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, फिर से बता देता हूँ, और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है रैंकिंग में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ठीक, जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भारत में, और भारत में इससे संबंधित कानून क्या है। अब देखिए क्या हुआ है, संदर्भ पहले समझ लेते हैं, फिर क्या बात हो रही है समझाता हूँ। स्पेनिश गवर्नमेंट जो है स्पेन की, उसने कहा है, एक नया मसौदा उन्होंने लेके आए हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट है, जिसमें कह रहे हैं कि 14 साल के ऊपर जो लोग भी हैं, अगर वो लीगली, ध्यान रखना, लीगली अपना जेंडर चेंज कराना चाहते हैं, ठीक, तो वो लोग अपना जो है विदाउट मेडिकल डायग्नोसिस और विदाउट हार्मोन थेरेपी जो है करा सकते हैं। ये वहाँ की स्पेन की इक्वालिटी मिनिस्ट्री ने बोला। देखो कितना अच्छी बात है। ये आप लोग ध्यान दो कि इक्वालिटी मिनिस्ट्री बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ वीमेन मिनिस्ट्री है ना, वैसे ही मेरे ख्याल से ये जो है इक्वालिटी मिनिस्ट्री है। तो कितना अच्छा है, नाम से कितना फर्क पड़ता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ आप देखिए क्या होता है कि जेंडर जो है आपका, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को होते, मान लीजिए वो एज ए पुरुष जो है बॉय एज ए हुए, ठीक, जो उनके फिजिकल पार्ट्स हैं वो सारे बॉयज़ वाले हैं, और या फिर जो है गर्ल्स कोई हुई जो आपको बायोलॉजिकली अगर आप देखो तो फिजिकली पार्ट सारे गर्ल्स वाले हैं, ठीक, लेकिन उनकी जो आत्मा है, समझ लो इस तरीके से अगर आसान भाषा में बोलूं, तो वो जो है वो कुसी, मतलब उनको लगता है कि वो लड़का जो, वो लड़का ना लग के उनको लगता है कि वो लड़की है, और लड़की जो है उनको लड़की ना लग के उनको लगता है कि मैं लड़का हूं। तो अगर ऐसा कहीं पे है तो वो ट्रांसजेंडर, यानी कि उसके उपरांत बात करी जा रही है जेंडर के, ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 14 वर्ष से स्पेन गवर्नमेंट ने कह दिया है 14 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं वो अपना लीगली, मतलब आपको लॉ के अंतर्गत ही जो है जेंडर अपना चेंज करा सकते हो। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे अच्छी बात, जो ड्राफ्ट, जो कई बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि यार ये मेडिकल डायग्नोसिस मत कराओ ना यार। मतलब जो एक तो कई लोग इसीलिए हिचकिचाते हैं कि उनको लगता है यार कि ये लोग जाएंगे मेडिकल डायग्नोसिस होगा, पता नहीं कुछ, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है यार कि क्यों करें वो। ठीक, और साथ ही साथ हार्मोन की थेरेपी भी करते हैं, भाई चेक करते हैं कि हार्मोन्स कैसे आ रहे हैं, कि अगर ये मान लीजिए कोई लड़का है, ये बोल रहा है कि मैं लड़की हूँ, ठीक, ऐसा कोई कह रहा है, अगर मान लीजिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक, तो अगर वो लड़की है तो फिर उसमें उसके वो लोग हार्मोन चेक करते हैं 2 साल के लिए, समझो मेरी बात, ठीक, तो 2 साल के लिए जो है उनको वो रहता है। तो ये उनका मतलब एक तरीके से जो है, एक तरीके से हरेसमेंट टाइप से था, तो अब ये चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। भारत में भी इसी तरीके से कुछ है, ठीक, अभी वो मैं अभी बताऊंगा। इसीलिए आपका देखिए, एक तो आप लोग को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केसेस हुए, जैसे कि सुरेश कौशल हुआ, पहले दिल्ली का हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जो आपका जेंडर, ये ट्रांसजेंडर वाले हैं, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। फिर सुरेश कौशल केस आया हाई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि नई क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिर वो वाला जो सेक्शन है, वो शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 371, एक बार जरा कंफर्म करके बताइएगा, तो भूल जाता हूँ यार मैं भी। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट सुरेश कौशल का केस आया, उसके बाद आया नवतेज सिंह जौहर वाला केस आया, नहीं, या फिर नाज फाउंडेशन वाला केस आया, बताइए कंफर्म करके, ठीक, नवतेज सिंह जौहर केस या फिर नाज फाउंडेशन वाला, कौन सा वो केस है जिसमें जो ट्रांसजेंडर है उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। और ये भी कहा गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जैसे यूपीएससी का फॉर्म भी आता है, तो अब आप उसमें देखोगे तो उसमें आता है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक, आपका जो है, आपका जो इलेक्शन में हो रहा है उसमें भी अब तीनों ये ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये वाली चीज़ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अब कर दिया। अब कई कई मतलब लीगली लोग जो है कर रहे हैं, भारत में भी लॉ बन चुका है। अब देखिए यही सारी चीज़ें इसमें बताइए, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और ये सब, पहले क्या होता था 2 साल तक के लिए वो चेक करते थे, अब वो सब हटा दिया गया है। 14 साल के ऊपर वाला व्यक्ति जो है बता सकता है कि वो विदाउट लीगली जाके अपना जेंडर चेंज करा सकता है, हाँ, लेकिन 14 से 16 साल के जो बीच में लोग हैं, बच्चे हैं स्पेन में, उनको पेरेंटल, मतलब पेरेंट्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। और जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि खुद से पता है उनको, उनको पता है यार, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक, और वो होता क्या है, जो रियलिटी है, होता क्या है कि लड़का है, लेकिन उसका जो है, मान लीजिए जैसे कहा जाता है नॉर्मली कि जो है मोटरसाइकिल चलानी है। अब जैसे जैसे उनकी प्यूबर्टी आती है, ठीक, यंग एडोलसेंट में जाते हैं, युवा अवस्था में जाते हैं, तो उनको मान लीजिए बाइक चलाना, ये चलाना, वो सब चीज़ें ना करके उनको लिपस्टिक पसंद आ रही है, ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ठीक। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो उनको लिपस्टिक ना लगा के उनको जो है बॉक्सिंग पसंद आ रही है, या फिर बॉक्सिंग तो वैसे लड़कियों का गेम भी होता है, मतलब ये मार धाड़ जो है, ज़्यादा बाइक चलाना इस टाइप से। तो कारण क्या है, ये वैसे तो दोनों ही लोग कर सकते हैं काम, लेकिन कारण क्या है कि वो लोग अंदर से
जो है दूसरे हैं। इसीलिए जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना ही सबसे ज़्यादा इसमें बेहतर चीज़ है, ना कि जो है मेडिकल और वो सब सारी चीज़ें करें। ये काफ़ी हैरेसमेंट वाली चीज़ थी, जो कि अच्छा है, अब हटा दिया गया है। ठीक, काफ़ी टाइम से डिमांड भी थी, इंडिया में भी डिमांड थी कि ये काफ़ी पूर्वाग्रह रहता था, प्रेजुडिस रहता था ट्रांस पीपल के ऊपर। और उनको जो आज भी देखो ना कि ज़्यादातर फिर क्या होता था, जब सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, ठीक, एक कलंक बना हुआ है समाज में कि भाई ट्रांसजेंडर है तो पता नहीं क्या है, ये लोग अजीब हैं, पूरे ये मतलब प्रवृत्ति के प्रकृति के खिलाफ हैं, तो अब वो लोग को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं। ठीक, भीख मांगते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर हैं एक्चुअली वो लोग। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में यही होता है कि जैसे कि एक एडवोकेसी ग्रुप है जो पीछे पड़ा हुआ था, मतलब इस काम के लिए कि ये भैया सब जगह हो, मतलब वो लोग खुद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सके जो लोग हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एसोसिएशन। 15 कंट्रियों ने अब जो है इसको, 15 देशों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। डेनमार्क, पोर्टुगल, नॉर्वे, माल्टा, अर्जेंटीना, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, ग्रीस, कोस्टारिका, मेक्सिको, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और यूरुग्वे। ठीक, तो ये ज़्यादातर देखो यूरोपियन, आपका यूरोप और जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में वांछित वांछित जो लिंग घोषित करने की प्रक्रिया है वो क्या है भैया, डिक्लेयर करना कि भैया क्या क्या सेक्स है। तो ट्रांसजेंडर वाला मैंने आप लोगों से क्वेश्चन तो पूछ ही लिया, सुप्रीम कोर्ट वाले जो मैंने डाउट बताए थे उनको आप लोग क्लियर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए एक तो एक्ट आया ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया और 2019 में। फिर उससे संबंधित जो है रूल्स बनाए गए। रूल्स कौन बनाता है, सरकार बनाती है। ठीक, इसको आपका सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि अधीनस्थ जो है आपका कानून, तो ये रूल जो बोले जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं, पूछ चुका है यूपीएससी, ध्यान रखना। तो अब इसमें जो है रूल को डिक्लेयर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। रूल्स में ये बोला गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में कोई जाके बता सकता है कि भैया हम ये नहीं वो हैं, एफिडेविट दे दो अपना। जो है पेरेंट्स को जो है इसमें जो है पेरेंट्स, कोई अगर चाइल्ड है तो उसके बिहाफ पे पेरेंट्स आ सकते हैं। अब चाइल्ड की परिभाषा क्या है भारत में, 18 साल से नीचे। इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि पहले उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होता था और जो है ट्रांसजेंडर पर्सन जाके मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ता था, उल्टी सीधी चीज़ें, और डिजायर्ड सेक्स क्या है ये बताना पड़ता था। तो ये सब अब हटा दिया गया है, अब ये नए रूल्स में हटा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओ, एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या है, और फिर उसके आधार पे जो है आपका ये बना दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि फला फला जो है। और इसमें कोई भी आपको मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन और ये सब जो है फालतू की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। और रूल के अनुसार देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही बोला गया है कि भैया कल्याण बोर्ड बनाओ, वेलफेयर बोर्ड बनाओ, और ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनकी स्थिति में सुधार करो, उनके जो अधिकार हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको फैसिलिटेट करो, जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा और कल्याणकारी जो मेजर्स हैं सेंटर के द्वारा उन तक पहुंचाओ। ठीक, तो ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सोशल सिक्योरिटी मतलब आपके सोसाइटी, जीएस वेलफेयर 1 और वैसे भी। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। आप देखो क्या है कि वितरण हो रहा है बिजली का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, तो अब क्या होता है, जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे एनटीपीसी। ठीक, एनटीपीसी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, समझना मेरी बात। अब ये जो जनरेट हो गई इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई सारी कंपनीज होती हैं, वितरण जो है कंपनियां बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं डिस्कॉम्स। ठीक, तो ये जो जनरेट कर दी, मान लीजिए एनटीपीसी ने जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी, उसको जो है घर घर तक पहुंचाना। एक तो आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े हाई वोल्टेज लाइंस बनी रहती हैं, वो सब डिस्कॉम्स का ही काम है कि वो लेके एक जगह से दूसरी जगह जहां जनरेट हो रही वहां से जो है घर तक पहुंचाना। ठीक, तो अब ये वाली जो स्कीम है आपकी रिवैम्प्ड, ठीक, रिवैम्प्ड हो रही है यानी पुनः उत्थान हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में स्कीम। ठीक, तो इसको जो है अभी क्या है कि जो ये वाली स्कीम को फिर से मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। ठीक, अब क्या किया है इसमें कि इसमें सुधार मतलब और रिजल्ट के साथ में अगर कोई काम कर रहा है तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंतर्गत जो भी ऐसे डिस्कॉम्स हैं जो सुधार अपने अंदर ला रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं भैया, तो वो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत उन डिस्कॉम्स को, ठीक, उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो है फायदा पहुंचेगा, बेनिफिट मिलेगा। पहले परफॉर्म करो, सुधार लो, फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ये कह रही है आपको। ठीक, बिना बिल्कुल जो है कुछ बिना कुछ किए ही नहीं होगी कोई बात।
ठीक, जैसे वाली कविता है ना कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो करना तो पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, तो उपरोक्त योजना के बारे में अगर समझा जाए तो डिस्कॉम को कुछ एनुअल अप्रेजल किया जाता है, वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है कुछ परफॉर्मेंस पे। मतलब उसमें देखेंगे कि भाई परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री है, मान लीजिए ये है, अब आप उस परफॉर्मेंस पे ना चल के, जैसे कौन किस किस उस पे, जैसे आपका आपका हो गया ये एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस। कई लोगों को आपने देखा होगा गांव में और कई सारे छोटे शहरों में भी अभी भी है कि वहाँ पे वो कटिया डाल देते हैं। कटिया मतलब पता नहीं, वैसे तो हमारी देहाती भाषा है ये, तो उसमें देसी भाषा में बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि तार डाल देंगे वो बिजली के, और उसमें फिर जो है अपना चोरी कर लेंगे। तो ये ट्रांसमिशन लॉस भी है और कमर्शियल लॉस भी है। क्यों? क्योंकि भैया उस यूनिट को जो है कोई रेगुलेट ही नहीं कर पाता, तो पैसा कहाँ से ले पाओगे? तो ये वाली बात है। तो ये एक तो ये ट्रेजेक्टरी हो गई कि आपका एग्रीगेट ट्रांसमिशन है, कमर्शियल लॉस है, उनको कम करो। साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट जो है सर्विस की उसको भी कम करो यार, उपभोक्ता को जो है ज़्यादा फायदा उठाओ, फायदा पहुंचाओ, मतलब ये वाली बात है। एग्रीगेट रिवेन्यू जो आ रहा है, राजस्व जो आ रहा है, वो भी गैप को भी खत्म करो, रिवेन्यू बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसमें जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को भी दो, जितनी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, कम पैसे में ही यूज़ करें, लेकिन जो यूनिट से आप कमाओ उसको जो है गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी दो, मतलब टैक्स वैक्स ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चोरी चकारी कर रहे हो, तो ये चीज़ है। और डिस्कॉम जो भी, अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा, अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, सुधार कर रहा है, तो उसे अगर उसने जो है मिनिमम 7% तक मार्क्स इस वाले में पा लिए, और साथ ही साथ मिनिमम जो बार है इस मतलब रिजल्ट देने की पैरामीटर्स पे वो क्लियर कर लिया, तो आप फंडिंग आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा मेरे भाई स्कीम के अंतर्गत। और ये स्कीम 2025-26 तक चलेगी। इसमें रूरल एरियाज के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, ठीक, आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, और जो अर्बन एरियाज हैं उसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, यानी कि आपका जो है शक्ति वित्तीय कॉरपोरेशन यानी कि निगम। ठीक, ये नोडल एजेंसीज हैं इस वाली स्कीम को बढ़ाने के लिए, लागू कराने के लिए। ठीक, अब स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, वो क्या है कि 2024-25 तक, ध्यान रखना यहाँ पे स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 25-26 है, लेकिन जो उद्देश्य है वो उससे पहले हैं, 1 साल 2024-25, यही सब चीज़ें होती हैं ध्यान देने वाली, जहाँ पे वो खेला खेल जाता है। तो रिडक्शन करना आपका एग्रीगेट ट्रांसमिशन कमर्शियल लॉसेज जो है उनको कम करो, कितना, 12 से 15% तक। मतलब वही जो कटिया वटिया लगा रहे हैं लोग उनको पकड़ो यार, क्यों उनको मतलब जो है कम पैसे में दो तो वो भी यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। साथ ही साथ जो ऊपर ये ACS-RR वाला जो गैप है उसको भी जीरो करना है। और कई सारे जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ हैं, मतलब संस्थागत जो क्षमताएं हैं डिस्कॉम्स की, उनको डेवलप करना है, विकसित करना है, और इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, गुणवत्ता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, सामर्थ्य, इन सबको अच्छे से अच्छा करना, टिकाऊ परिचालन रूप से कुशल होना है डिस्कॉम्स को। ठीक, ये बात है। अब इसको देखो, अब इम्प्लीमेंटेशन कराना है, कार्यान्वयन कराना है, निधियां जो है कहा, बहुत सारा पैसा भगवान, मतलब भगवान नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, देखो सॉरी, तो इसमें लेकिन भगवान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देता है वो 97,000 करोड़ कम से कम देगा। पूरी जो स्कीम के लिए आउटले है वो 3 लाख का है, तो बाकी स्टेट से भी लेंगे। ठीक, और प्रपोज्ड इसमें यह है कि स्कीम के अंतर्गत कि कई सारी स्कीम पहले से भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक, एकीकृत जो है आपका जो पावर विद्युत विकास स्कीम जो है ये शहरी एरियाज़ के लिए है, अर्बन एरियाज़ के लिए है। और दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक, ग्रामीण एरियो के लिए है। और एक और है प्रधानमंत्री आपकी जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए है, यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो ये सब है बिजली से ही संबंधित, ध्यान रखना। और इन सब के लिए ग्रॉस बजट जो है आपका जो दिया गया है वो कितना है, 17,000 करोड़ रुपए दिया गया है। अब इन सबको जोड़ दिया जाएगा और स्कीम बचेगी एक, नाम क्या है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, और जिसमें कि आपका डिस्कॉम्स जो होते हैं वो कुछ उनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे 60% से ऊपर अगर वो पैसे लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, तो उनको जो है फंडिंग यानी कि वित्त पोषित किया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, तो और देखिए अगला क्या है इसमें कि फंड जो है वो आपको IPDS और इन सब के लिए मिलेगा 31 मार्च 2023 तक।
एम वही है जो पहले बताया, सब कुछ आप करो, जो आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। कंपोनेंट समझ लो, मेजर कंपोनेंट, प्रमुख घटक क्या है इसके अंदर, उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर। इसमें मेन चीज क्या है कि भैया प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाओ, ठीक, इसी से वो जो ट्रांसमिशन लॉस है ना, कटिया उटिया लगा रहे हैं लोग, वो खत्म होगा। प्रीपेड वाले में क्या होता है कि आपसे पहले कह दिया भैया रिचार्ज करो तब देंगे सुविधा। तो उसमें क्या है, 100 रुपए का आपने रिचार्ज किया तो जितनी भी यूनिट है, मान लीजिए 2 रुपए की यूनिट है तो 50 रुपए, 50 यूनिट हो गई आपकी, 50 यूनिट आपने कंज्यूम करी, फिर खत्म, फिर आप पैसा डालो फिर चलेगा। तो इससे क्या है कि सर्विसेज जो है बढ़िया से देते हैं और बढ़िया टाइम तक एफिशिएंसी के साथ में सर्विस मिलती है। दूसरा क्या है, फीडर सेग्रीगेशन कर देते हैं। मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि हाउस होल्ड के लिए, मतलब जो घरेलू डोमेस्टिक यूजर्स के लिए अलग जो है बिजली की लाइन होती है, और फेजेस सुना होगा यार, घर में ये वाला फेज आ रहा है, वो वाला फेज आ रहा है, यार हम तो गाँव देहातों में रहे हैं, हमें पता है, ठीक। तो उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं। तो उसमें क्या होता है ज़्यादातर कि एक तो हाउस होल्ड्स के लिए जो है, घर वर के लिए अलग फीडर होता है, और एग्रीकल्चर के लिए अलग फीडर होता है, ठीक। और इसी तरीके से जो है फीडर का सेग्रीगेशन करना है। तो यहाँ पे मेन कारण सेग्रीगेशन का, अलग अलग करने का, वर्गीकरण करने का जो है मुद्दा ये है कि कुसुम स्कीम है। कुसुम स्कीम का क्या मतलब है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक। तो ये कुसुम स्कीम इसमें कुछ नहीं कर रहा है, किसानों को सोलर वाटर पंप्स दिए जा रहे हैं, ठीक, सौर ऊर्जा से चलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग सौर ऊर्जा के जरिए जो है वाटर पंप बनाते हैं, इरिगेशन, सिंचाई उचाई करते हैं, और उनके यहाँ जो है एक मतलब बिजली खुद जो है सौर ऊर्जा जितना सिंचाई है उतना किया। ये थोड़ा ना कि पूरी सिंचाई कर डाली उस वाली यूनिट से, कुछ यूनिट मान लीजिए उनको सिंचाई में ज़रूरत थी 100 की, और इन्होंने सौर ऊर्जा से बनाए जो है आपके 500 यूनिट्स, तो बाकी के 400 यूनिट्स हैं ये बेच भी सकते हैं। तो इससे क्या है कि किसानों को एक तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें भी की, और उन एवं उत्थान अभियान, यानी कि उनकी इनकम भी बनती है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब देखो, अब फीडर क्या मतलब क्या है, ये सिर्फ लाइन समझने से नहीं आएगा, पूरी चीज समझना जरूरी। तो कुसुम को बढ़ाने के लिए तो क्या करेंगे कि वैसे तो एग्रीकल्चर में चल रहा है, ठीक, लेकिन जहां जहां पे सोलर पंप्स हैं वहां पे क्या है, उसको सेग्रीगेट, वर्गीकृत कर देंगे। तो दिन में क्या है कि वहां बिजली जो है सौर ऊर्जा से भैया वो किसान किए जाएं। किसानों को गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे इतने सारे पंप दिए हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत तो वो लोग जो है दिन में तो सोलर से ले, बाकी टाइम जो है उनको अपना बिजली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फीडर सेग्रीगेशन किया जाएगा तभी तो हो पाएगा, ठीक। और इसमें यह है आपका मॉडर्नाइजेशन, शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, ठीक। इसके लिए काफ़ी डेटा एक्विजिशन, एसएमएस और ये सब मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया, और रूरल और अर्बन एरियाज के सिस्टम को स्त्रंदन करो, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा सा, देखिए G20 आप लोगों को ग्रुपिंग में कई बार पढ़ा चुका हूं। अच्छा, ये G20 में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज, इसमें 19 कंट्री हैं। एक अगला जो है वो यूरोपियन यूनियन है, जो कि खुद एक कंट्रियों का समूह है, ठीक। तो कभी अगर मान लो कहीं से आपसे बोल ले कि कितनी कंट्रियां, तो 20 मत बोल दीजिएगा। फॉरेन मिनिस्टर्स की, मतलब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और ये पहली फेस टू फेस हुई है कोविड की वजह से, इटली में हुई। अब समझो इटली में हुई, और यहाँ पे मेन मुद्दे क्या थे, कई कोविड-19 तो मुद्दा था ही था, उसके अलावा जो है क्लाइमेट की जो इमरजेंसी आ रही है दुनिया में, जो है पानी सी लेवल राइज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही, देख रहे हो अभी हीट डोम बना हुआ है कनाडा में, कितने ज्यादा लोग मर गए हैं यार। और गर्मी यहाँ पे भी देखो, उत्तर भारत में तो बिल्कुल त्राही त्राही हो रखी है यार। तो ये वाली चीज़ है। और इंटरनेशनल ट्रेड, ये मुद्दे थे जिन पे कि विदेश मंत्रियों ने बैठ के बात करी। आपका इटली में गए थे, और फेस टू फेस, यहाँ पे वर्चुअल नहीं, फेस टू फेस बात हुई है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है जयशंकर जी, और ये एक नॉमिनेटेड मेंबर थे। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट जो होता है उससे बचने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर को कितने महीने से पहले जो है सदस्य बन जाना चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक। तो ये वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो क्या कहा कि भैया जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए। इसका बात समझ रहे हो, मतलब कि बहुपक्षवाद होना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि जो दादा है हमारी दुनिया के, जो कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ हैं, ठीक। तो जैसे यूएसए है तो उन्हीं का पक्ष चले, ये ठीक नहीं है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि चाइना जो है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इनमें अपना जो है काफी प्रभुत्व बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव सब बढ़ा रहा है। तो भारत अब क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, देखिए ऐसा है,
इसमें मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, बहुपक्षवाद होना चाहिए, और इसके अंतर्गत G20 के अंतर्गत जो हम लोग बातें कर रहे हैं कोविड के संबंधी, क्लाइमेट से संबंधी, आपका इंटरनेशनल ट्रेड संबंधित, इसमें किसी एक दो की नहीं चलेगी, सबकी चले। ठीक, और यहाँ पे मेन इन्होंने बात जो क्या छेड़ी, वो कही कि भाई लोग सामने वाले कह सकते हैं ना ज़्यादा भाषण वाषण मत दो, पहले बताओ मुद्दे की बात किया। तो उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन जो है सभी को मिलना चाहिए। कई लोगों ने क्या किया है, वैक्सीन जो है अपने यहाँ जो है रख लिया है, स्टॉक कर लिया है। ठीक, जैसे यूएसए वालों ने स्टॉक कर लिया है, वो किसी को दे नहीं। अब गरीब देश जो है, जो डेवलपिंग कंट्री, उनको भी तो चाहिए। अब लेकिन यूएसए वाला देखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है कितने तेज हैं, एंटनी ब्लिंकन जो है, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वैक्सीन पुअर कंट्रीज तक पहुंचे और उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। अब समझ रहे हो, ये वही है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। दूसरी, अब देखिए G20, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इसमें 19 कंट्रियां हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। इसमें मेन मुद्दा जो होता है वो आपका ग्लोबल इकोनॉमी संबंधित होता है, आपका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो है स्थिरता के लिए होता है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए होता है, ठीक, शमन के लिए होता है, और सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास के लिए होता है। मेन तो बातें ये होती हैं। अभी G20 जो है वर्ल्ड की, दुनिया की, विश्व की सबसे जो बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि जो है आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड हो और डेवलपिंग नेशन दोनों ही हैं। तो काफ़ी अच्छा है, दोनों लोग का भी, दो लोग हैं। इसमें क्या है, कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो 90% तो दुनिया का जो है GDP इसमें इंक्लूड हो जाता है G20 में ही। ठीक, बाकी सब देशों में सोचो सिर्फ 10% है, और ये 20 जो है 90% में बैठे हुए, तो काफ़ी इनइक्वालिटी है इसमें। ठीक, और आगे क्या है कि 70 से 75, सॉरी 80% तो जो ट्रेड होता है दुनिया का वो G20 के बीच में ही होता है। 2 से 2 तिहाई जो है आपका वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी के अंदर आती है। ठीक, चाइना और इंडिया पहुंच गए तो वैसे ही बहुत हो गई। और फिर इंडिया और जो है दुनिया का आधा जो जो भूभाग है, यानी लैंड है, भूमि क्षेत्र है, वो तो इन्हीं G20 कंट्रीज में आ जाता है। और साथ ही साथ 1999 में G20 बनाया गया था। ठीक, यहाँ पे जो है इन्होंने इक्विटी की बात करी थी एक जगह, कि सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। ठीक, जयशंकर जी ने, ये वाली बात है, ये इससे संबंधित है। ग्रुप ऑफ 7 ने इसको बनाया था सबसे पहले, और जो है ये आपका इनके सुपर मारियो ड्रागी सॉरी मारियो ड्रागी जो है, ये इससे मैं इसके चेयरमैन है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि रिपोर्ट अभी आई है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की। ठीक, हर चीज में प्लस जोड़ दो तो मजा ही कुछ और हो जाता है। जैसे पहले हीरो होंडा आई स्प्लेंडर, फिर आई स्प्लेंडर प्लस, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का ये संबोधित कर रहा है कि जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम था एजुकेशन से संबंधित, ठीक, तो पहले क्या होता था, सेकेंडरी स्कूल का अलग होता था, उच्च माध्यमिक, मतलब उच्च माध्यमिक तो नहीं, सेकेंडरी और अलग अलग मतलब करते थे। अब वो सब कुछ एक साथ कर दिया गया है। ठीक, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो उन्होंने ये रिलीज करी वाली रिपोर्ट, और ये स्कूल के एजुकेशन से संबंधित है। ठीक, 19-20 की ये रिपोर्ट है। और इसमें देखिए क्या होता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है प्रबंधन इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन से संबंधित। और जो है इसमें कितने देख रहे हो, 15 लाख स्कूल हैं, 85 लाख टीचर हैं, और 25 करोड़ चिल्ड्रन हैं। ठीक है, इस वाले कितना बड़ा है यार डेटा। और इसको मतलब इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि भैया जो भी डेटा एंट्री है वो तेज हो, एरर कम हो, और इसमें क्वालिटी हो डेटा में, और इसका जो है सत्यापित भी किया गया हो, और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है ये यूडेसी का, तभी तो प्लस जुड़ा हुआ है। पहले जो क्या था, ये आपका डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन वाला था एलिमेंट्री एजुकेशन का, और सेकेंडरी एजुकेशन का अलग था। तो ये जो प्राथमिक जो एजुकेशन है और जो ये अपर प्राथमिक वाला जो है, इन दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक, ये सेमीज नहीं है, इसका फुल फॉर्म होगा सेकेंडरी एजुकेशन आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, अब इसकी जो उपरोक्त के निष्कर्ष या इसकी फाइंडिंग जो आई है वो समझ लेते हैं। फाइंडिंग क्या आई है कि भैया सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ गुड हुआ है। इसमें देखिए क्या है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आज आप लोग कमेंट करके बताओगे इसे कि क्या चीज होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक, आपका जो है सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, ये भी बढ़ा है, यहाँ पे कहने वाली बात है। पीपल टीचर रेशियो, यानी कि स्टूडेंट और जो टीचर है उसका भी रेशियो अच्छा हुआ है। अच्छा कब माना जाएगा बताइए, कि एक टीचर पे मान लीजिए जो है 1.5 लाख लोग सॉरी 1.5 लाख छोड़ तो ज़्यादा हो गया, 50 लोग जो है बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, कि एक टीचर पे अगर 30 लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बताइए कमेंट करके। तीसरा ये है कि गर्ल्स का एनरोलमेंट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। फिर ये भी अच्छी बात है यार, महिला मतलब बच्चों को भी, जो हमारी लड़कियां हैं उनको भी जब अच्छा पढ़ाने का वो लिया जा रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं, तो सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है इनके उसमें।
जो है एनरोलमेंट में, और आपका कई सारे जो है स्कूलों में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, जैसे बिजली बिजली आ रही है, कंप्यूटर भी आ गया है, और मतलब चलते हुए कंप्यूटर ठीक, और इंटरनेट की फैसिलिटी भी आ गई है। साथ ही साथ हैंड वॉश की जो सुविधा है 90% उसमें पहुंच गई, जो कि 2012-13 में 36% थी। हैंड वॉश बहुत जरूरी है, कोरोना के टाइम तो और जरूरी हो गया है रे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो भी जो है बढ़े हैं, 26.45 करोड़ हो चुके हैं हायर सेकेंडरी में, प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी में, ठीक। और ये जो बढ़त हुई है 2018-19 से, क्योंकि ये वाली कौन सी है रिपोर्ट 2019-20 की, वो 42 लाख करीबन बच्चों की बढ़त हुई है। पीपल टीचर रेशियो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इसी के साथ में हम लोग अभी क्वेश्चन दूंगा मैं मेंस वाला, डोंट वरी, आज आखिरी में दूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं छूटी थी। देखिए ये सेक्शन है बहुत ही जबरदस्त, इसको बोलते हैं हम लोग कौन बनेगा IAS PCS। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके से हमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सूझबूझ से क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कौन सा ट्रिक्स एंड टूल्स लगाने, वो सब जानते हैं। देखिए कलबेलिया डांस, ठीक, कलबेलिया, इससे रिलेटेड मैं अभी एक लिस्ट दूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाऊंगा भी कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कलबेलिया डांस से संबंधित कुछ कथन हम लोगों ने नीचे यहाँ पे दिए हुए, बताना है आप लोगों को कौन से सही हैं। देखिए कलबेलिया डांस एक एक्सप्रेशन होते हैं, अभिव्यक्ति होती है कलबेलिया कम्युनिटी की, ठीक, ट्रेडिशनल वे की, वो लोग कैसे जो है पारंपरिक तरीके से जीवन शैली उनकी क्या है, ठीक है। और ये इंक्लूड किया गया है यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को की लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2012। अब ये 2012 को भी ध्यान दो जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आए। एक्चुअली प्रीलिम्स में एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनेस्को की लिस्ट जो एक यूनेस्को देता है इनटेंजिबल, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हो, खाली फील कर सकते हो, कल्चरल हेरिटेज का, लेकिन ये 2010 है मेरे भैया जी। तो ये वाला गलत हो गया, तो दो गलत, तो ये गलत, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। तो देखिए ये परफॉर्म किया जाता है वीमेंस के द्वारा, मेन जो होते हैं वो खाली वहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं खाली बैठ के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसमें देखिए राजस्थानी ट्राइब जो है कलबेलिया, वो इनका ये डांस है। और यूनेस्को की जो लिस्ट आती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची निकाली जाती है, 2010 में निकाली गई थी। अब देखिए ये जो 13 आपके ICH है, ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, और यकीन मानो जिसने भी प्रीवियस क्वेश्चन UPSC के लगाए हैं उसकी आंखें काफी बड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखना अभी देखो, संकीर्तन पूछा जा चुका है, ठीक, आपका जो है योगा मुदियत्तु पूछा चुका, कलबेलिया भी पूछा चुका है, आपका जो है कुतियत्तम भी पूछा चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोगों ने कवर भी किया था, 5 नए भारत की तरफ से जो प्रपोजल में जाने इंटेलिजिबल लिस्ट में जोड़े गए हैं। तो अभी वो आए तो नहीं, यूनेस्को के द्वारा लिस्ट तो नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको 5 को पढ़ जोड़ लेना। कौन से 5 हैं वो कमेंट करके आप बताओगे, मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी जो है जुझारू टाइप के प्लेयर हो, जरूर सिलेक्शन लोगे, क्योंकि जो है सिलेक्शन लेना ही एक ऑप्शन है मेरे भाई ज़िंदगी में इस समय, ठीक। और इंद्रजाल, ये मैंने आप लोग से ग्रुप में पूछा भी था, इंद्रजाल किससे संबंधित है? भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, डोम है। और ये इंद्रजाल इसको बोला गया, इसको DRDO ने जो है बनाया है। तो बिल्कुल गलत है, DRDO ने नहीं बनाया है, जो है हैदराबाद की कंपनी उसने बनाया, अभी जानेंगे। और ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल जो है काफ़ी 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई भी एरियल थ्रेट टाइप का, ड्रोन टाइप का आ रहा है तो उसको निस्तानाबूद कर देता है। राडार, आपका राडार क्रॉस सेक्शन और आपका UAVs जो होते हैं इन सबको टारगेट करता है, प्रोटेक्ट करता है एरियाज को, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम है, इसका नाम है इंद्रजाल। और हैदराबाद की कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स, इसने ये बनाया है। और ये जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ जो है बेवकूफ़ टाइप के लोगों ने जो है दहशतगर्दों ने क्या है ड्रोन से हमला किया, बहुत बड़े टेक्निकल बन रहे हैं, टेक्नो सेवी बन रहे हैं। तो उनके लिए जो है भारत ने देखो निकाल लिया है अब, ठीक, UAV और स्मार्ट स्वार्म जो है ये सब ड्रोन से हमला जो करना चाहते हैं, क्योंकि सामने तो आ नहीं सकते, ठीक, उनका इतनी हिम्मत तो है नहीं, तो अब ये ड्रोन करेंगे काम। खैर वो हम वहाँ पे भी निपट लेंगे उनसे। तो इसी के साथ में आज का जो है क्वेश्चन 3 जुलाई का डेली UPSC मेंस जनरल स्टडीज आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में, जिसको आप लोग जो है ओनली UPSC अगर लिखोगे टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ पे आप जाके इस चैनल को ज्वाइन करो, आपका उसका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके यार आप जो है पोस्ट कर दो आंसर ये वाले, ठीक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हो निगमित शासन से, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, इसको रिसेंटली 2 एग्जाम्पल
जो न्यूज़ में हो उनसे समझाओ मेरे भैया। और ये मैं बता भी चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। एक तो मैंने आप लोग को मैं बता भी दे रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं, दिसंबर के बाद, दिसंबर 10 दिसंबर से जब से मैंने चालू किया है, जब उससे उससे अगर सुन रहे हैं तो मैंने कई बार बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। अब परीक्षा का समय है, नहीं भी है तो आप लोग ढूंढ लेना यार, रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इश्यूज करके। ठीक, तो ये एथिक्स का एक्चुअली क्वेश्चन पे है, ये वाला जीएस पेपर 4 का है। ठीक, रिसेंट एक तो मैंने आप लोग को जो एग्जाम्पल दिया था वो यूपीएल का दिया था। ठीक, ये फॉस्फोर्स बनाती है, जो है फर्टिलाइजर टाइप से, तो उससे संबंधित है, उसका एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था। तो इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़ो यार, और शेयर सब्सक्राइब करके और लोगों को जोड़ो यार, ताकि मिशन हमारा जो सेक्शन कराने का है दुनिया में, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका, तो उनका ये मतलब सपना पूरा हो सके, उनका भी हमारा भी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारा ये गाइडेंस और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग 856488053096960689 पे कॉल करके यूपीएससी और ईपीएफओ के बारे में, के पेड ग्रुप के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग रहिए सुरक्षित, खूब पढ़िए खूब बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।